आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये अध्याय 4 का सारणिक चैप्टर से है और पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.2 तक के कवर कर लिए थे। आज हम लोग त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधित कुछ सवालों को पढ़ेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो इससे पिछले क्लास में आपने त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि किसी भी त्रिभुज के इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया रहता है तब आपने एक फार्मूला पढ़ा था। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और साथ में यहाँ पर जो तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं, जैसे मान लीजिए कि इस वाले शीर्ष का निर्देशांक है x1 y1, तो ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक देता है तो उसको आप लोगों ने ऐसे एक फॉर्मूले से पढ़ा था। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठक के अंदर x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस प्रकार का अपने फार्मूला लगा करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। वैसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि आपको ऐसा एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक आधार पर कोई लंबवत भुजा होती है, या हम कहते हैं कि ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, तो इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बिल्कुल बेसिक से आप फार्मूला लगा देते हैं। उसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस प्रकार का अपने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो ये बेसिकली भुजाओं से संबंधित फार्मूला है। लेकिन यदि भुजाओं का मान न दे करके इनके शीर्षों के निर्देशांक देता है तो किसी भी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक देता हो, यानी त्रिभुज कैसा भी हो, या तो ये समकोण हो, या तो विषमबाहु हो, या तो समबाहु हो, या भुजा के आधार पर हो, या तो कोण के आधार पर हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके तीनों शीर्षों के मान ज्ञात होने पर आसानी से इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। तो हम ये देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है, कैसे व्युत्पन्न किया जाता है। उसको सबसे पहले इस सारणिक विधि से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को व्युत्पन्न करते हैं। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, जैसे हमने पहले वाले इस सारणिक चैप्टर में जब पहला वाला वीडियो बनाया उसमें आपको ये बताया कि वास्तव में सारणिक का जो मान ज्ञात किया जाता है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और उससे पहले इन अवयवों को सारणिक में या किसी भी आव्यूह के रूप में बनाना किस प्रकार से बनाते हैं, यानी पंक्तियों और स्तंभों के रूप में बनाया जाता है। तो देखेंगे कैसे इसको हम लोग समझते हैं। इन तीनों बिंदुओं को हम लोग कुछ इस प्रकार से, यदि एक त्रिभुज ऐसा है जिसका क्षेत्रफल हम ऐसे लेते हैं, वैसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा 1/2 रहता है। ठीक है। दूसरा, इसको अगर सारणिक के रूप में इन सभी बिंदुओं को लिखा जाए तो लिखने का क्या तरीका है, या तो पंक्ति या तो स्तंभ के रूप में लिखें क्रम से। तो पहला ये है कि यदि हम पंक्ति के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहला चीज यहाँ पर या तो आप x1 और इसी प्रकार से जैसे x1 x2 x3 है, इनको आप क्रम से लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया लिख दिया x1 x2 x3। दूसरा पंक्ति में y1 y2 y3, इस प्रकार से। ठीक। और जो बाकी तीसरी वाली पंक्ति बचती है उस पंक्ति में 1 1 1 लिख दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए उस सारणिक को वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, क्योंकि जितनी पंक्तियां रहती हैं उतना ही स्तंभ रहता है, तभी उस सारणी का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहला चीज़, हमें जिस पंक्ति में 1 1 है या जिस स्तंभ में 1 1 हो उसी की अनुदिश विस्तार करना है। ठीक। तो इसको लेकर देखते हैं। तीसरी पंक्ति में 1 1 है, तो हमने क्या किया,
R3 के अनुदिश विस्तार कर दिया। इसको ऐसे लिखेंगे, R3 के अनुदिश, ध्यान से समझना बच्चों, प्रसार से R3 के अनुदिश प्रसार करने पर, यानी कि R3 पंक्ति ये है जिसमें इस वन का चिन्ह वन हो, जो कि प्लस है, तो इसका प्लस है, यहाँ वन लिखा और इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम इसको क्या करते हैं, क्रम से गुणा करते हैं। x2 y3 माइनस y2 x3, फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये वाला वन का जो चिन्ह है वो माइनस होता है। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे वन फिर से, और इससे संबंधित पंक्ति को छोड़ना है। तो ये वन वाला पंक्ति, वन से संबंधित पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिया, तो x1 का y3 में माइनस y1 का x3 में, ऐसे। फिर लगाया +1 इसके लिए। अब इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़िए, x1 y2 माइनस y1 x2। ये समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, कोष्ठक को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद क्या करना है, इसको ध्यान समझेंगे। अब यहाँ से हमें इनको तोड़ने के बाद, जैसे यहाँ पर तो 1/2 बाहर रहेगा, तो यहाँ लिख दिया 1/2। ठीक। अच्छा, अब देखिए, इस कोष्ठक को हटाने पर माइनस से सबका चिन्ह बदलेगा और ये वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हटाने पर भी कोई फर्क नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया 1/2। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये जो है ऐसे लिखे रहेंगे, x2 y3 माइनस y2 x3 -1 से इसमें बड़ा इतना ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो x1 y3 प्लस y1 x3। ठीक है, कोष्ठक हटा दिया, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे लिख देंगे x1 y2 माइनस y1 x2। ये और ये बड़ा कोष्ठक बंद कर दीजिए। ठीक है, इस कोष्ठक को हटा देते हैं। अब क्या करना है, जिस पद में समान चर राशि वाले होंगे उनको एक साथ लेकर के काम लेना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस x2 को इस x2 वाले पद के साथ और x3 वाले से संबंधित पद को x3 वाले के साथ, और साथ में x1 वाला पद x1 के साथ लिखना है। ठीक है, इतने ध्यान से। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ से 1/2। यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखिए 1/2, ये क्षेत्रफल निकल रहा है 1/2। और यहाँ पर कोष्ठक के अंदर क्रम से हमें पदों का जोड़ा बनाना है समान चर के लिए, जिससे इतना फार्मूला प्राप्त हो जाए। तो x1 यहाँ पर लिखा है, पहले x1 वाला संबंध लिखते हैं, यहाँ पर x1 है। ठीक, तो x1 वाला ये पद है और साथ में और कौन सा है यहाँ पर, तो इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो देखिए x1 y2 माइनस, ये है ना माइनस x1 y3। ठीक, ये ऐसे एक बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं। अब लिखते हैं x2 से संबंधित, x2 से संबंधित यहाँ पर है, इसका चिन्ह प्लस है, तो इसको लिख दिया पहले x2 y3। अब देखिए x2 वाला और कौन सा पद है यहाँ पर है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस में y1 x2। समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ से आगे
नीचे देखते हैं यहाँ पर x3 से संबंधित पद x3 संबंध यहाँ पर है और साथ में यहाँ पर भी है। तो इसको पहले लिखते हैं प्लस y1 x3 प्लस y1 x3 माइनस और कौन सा है x3 से संबंधित ये माइनस y2 x3 y2 x3 ये बात। अब ध्यान दीजिए ये दोनों में ये जोड़ा बन रहा है, इन दोनों जोड़ों में क्या कॉमन आ रहा है x1, तो यहाँ ले लिया x1 कॉमन, साथ में एक और कोष्टक लगा करके यहाँ क्या बचेगा y2 माइनस यहाँ पर y3, फिर यहाँ देखिए इन दोनों में x2 कॉमन है और दोनों में से प्लस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ये हो गया x2, तो क्या बच गया y3 माइनस y1 और इसमें क्या कॉमन है दोनों में x3 कॉमन है तो प्लस x3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं ये फार्मूला ही है जब तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया गया हो तो उस स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला इस प्रकार से निकाला जाता है। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम इन शीर्षों के निर्देशांक के आधार पर निकालते हैं तो उस क्षेत्रफल को हमेशा निरपेक्ष मान के साथ लिया जाता है, यानी उस क्षेत्रफल को हमेशा निरपेक्ष मान यानी धनात्मक के रूप में लिया जाएगा। लेकिन यदि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल दे दिए गए हैं तब उसमें आप उस सारणी के लिए माइनस और प्लस दोनों का प्रयोग करेंगे। तीसरी चीज किसी भी तीन बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल जब वो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हो संरेख हो तो संरेख की स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। मतलब कि अगर ये तीन बिंदु इस प्रकार से एक ही सररेखा में है तो इन तीनों बिंदुओं से कौन सा त्रिभुज बनेगा, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर त्रिभुज नहीं बनता है तो हम कहेंगे कि इन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इस प्रॉपर्टीज को लेकर भी इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से किसी भी तीन बिंदु को संरेखित किया जाता है या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होता है। तो इसको एक बार आप नोट कीजिए। यहाँ तक ये फार्मूला है कंप्लीट और इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। तो एक बार इसको नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 17 एनसीईआरटी किताब का है और इसमें एक त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है 3,8 4,-2 और 5,1 और हमें इस शीर्षों के आधार पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करना है। तो देखिए बिल्कुल वही बेसिक सा सवाल लगाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो सूत्र के आधार पर लगाएं, अगर नहीं चाहते हैं तो सारणिक विधि से लगाएं। दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो सारणिक विधि से लगाने के लिए आपको इसको क्रम से रखना पड़ेगा। अगर क्रम से नहीं रखते हैं तो आपको इसका जो फार्मूला हमने निकाला था उस फार्मूले पर आकर के निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा मैं दोनों तरफ से लगाता हूँ और इसी में और भी चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार से इनका और कोई गुणधर्म होता है। पहली चीज़ तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और साथ में ध्यान रखेंगे कि इन बिंदुओं में से किसी को भी आप x1 x2 x3 या y1 y2 y3 मान सकते हैं यदि आप सूत्र की सहायता से लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सारणिक विधि से लगाता हूँ। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 ऐसे हमने लिखा था और साथ में यहाँ पर पहली पंक्ति में जो भी लिखेंगे वो जो 3 4 5 इनको क्रम से 3 4 5 ठीक है। पहली पंक्ति में x1 x2 x3, दूसरी पंक्ति में y1 y2 y3 को लिख देंगे। ये है 8 -2 और यहाँ पर है 1 और तीसरी पंक्ति जो बच रही है उसमें हम लोग 1 1 1 अपने विचार से ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है।
अच्छा, अब ध्यान दे देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी निकलेगा, वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया नहीं है, हमें निकालना है। अगर निकालना है तो हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का निरपेक्ष मान ही लेंगे, क्योंकि हमें धनात्मक मान चाहिए। ठीक है, हल करने के बाद यदि माइनस प्राप्त होता है तो उसको धनात्मक में लिखेंगे। अब इसको हम लोग किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर विस्तार कर लेते हैं। तो देखते हैं, किसी पंक्ति के अंदर या किसी भी स्तंभ के अंदर विस्तार कर सकते हैं। आप चाहें तो पहली पंक्ति के अंदर विस्तार करें या तीसरी पंक्ति के अंदर, वैसे जो आसान आपको लगता है उसी के अंदर विस्तार कर सकते हैं। तो मैं इसमें C3 के अंदर विस्तार करता हूँ। तो यहाँ लिखा C3 के अनुदिश प्रसार से तो C3 ये है। ठीक है, और इस 5 से संबंधित और एक से इनसे संबंधित पंक्ति स्तंभ को छोड़ करके इनके चिन्हों को लिखेंगे। तो 5 का मतलब यहाँ पर लिखा 5 और साथ में आप जानते हैं 1/2 है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 और ऐसे क्वेश्चन लगा करके ये। अब 5 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8 का 1 में गुणा, फिर 1 का -2 में, 8/1 -1 गुणा -2 ऐसे। ठीक, वैसे मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। 8 का 1 में गुणा 8 -1 का -2 में प्लस हो जाएगा और ये 2 आएगा। फिर लगाया माइनस, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है ना, -1 और इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ो। 3 का 1 में गुणा 3 -1 का 4 में गुणा 4, फिर यहाँ लगाया प्लस, क्योंकि 1 से संबंधित प्लस होता है। और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 का 2 में गुणा, यहाँ पर पहले लिखेंगे 1 और ये हो गया 3 दूना के -6, फिर -8 चौको 32, ये है। अब देखते हैं कितना आता है, 1/2 और यहाँ 5 गुणा 8 2 10 -3 में से 4 घटाएंगे तो -1, हम -1 का -1 में गुणा +1 प्लस 6 और 32 जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है। तो 6 2 8 का मतलब -38, अब -38 का 1 में गुणा -38, यहाँ लिखेंगे -38 और ये रहेगा ऐसे कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं 1/2 गुणा 10 25 50, 50 में 1 जोड़ दीजिए 52 और माइनस में 38। ठीक है, 52 में से 38 घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 8 4 12 और 4 में से 3 घटा दीजिए 1, यानी गुणे में 1 14 बराबर आएगा 7। ये 7 वर्ग इकाई प्राप्त होगा। अब इसका मतलब कि 7 वर्ग इकाई क्या है, इन शीर्षों के आधार पर त्रिभुज की क्षेत्रफल 7 वर्ग इकाई है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, ये आंसर आया। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। ये तो था सारणिक विधि से। यदि हम सूत्र की सहायता से हल करना चाहें तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। यहाँ देखिए, जानते हैं आपको सूत्र पता होगा क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठक में ऐसे x1, फिर यहाँ पर लिखा था y2 - y3, फिर वैसे ये स्थान थोड़ा कम है, मैं उसको इधर लिख देता हूँ। यहाँ देखिए डेल्टा बराबर था 1/2 x1 और यहाँ पर y2 - y3, फिर प्लस x2 और यहाँ पर y3 - y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 - y2। ठीक है,
अब या तो इन बिंदुओं में से किसी को भी आप x1, x2, y1, y2 जैसे भी हो उसको मान सकते हैं। तो मैं यहाँ मान कर लिखता हूँ। अगर हम x1, y1 के रूप में यहाँ से इसको मान लिया तो लिख दिया नीचे 3,8 और यहाँ पर x2, y2 को मान लिया 4,-2। तीसरा x3, y3 को मान लिया 5,1। अब इनके आधार पर हमें क्षेत्रफल निकालना है इस सूत्र में रख करके। तो डेल्टा बराबर 1/2 और यहाँ लगाया कोष्ठक x1 देखिए यहाँ पर x1 का मान 3 है, 3 लिखा कोष्ठक में। अब क्या है y2 माइनस y3, तो y2 देखिए y2 का मान -2 माइनस y3 1 इस प्रकार से। फिर लगाया प्लस x2 है ना, x2 का मान कितना है 4 यहाँ लिखा। अब यहाँ पर लिखेंगे y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है, y3 का मान 1 है माइनस y1 का मान 8 है जी। फिर लगाया प्लस x3 का मान 5 और यहाँ पर y1 माइनस y1 की वैल्यू 8 है माइनस y2 का मान माइनस में तो है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर डालिए 1/2 कोष्ठक में। इसको हल करने पर आएगा 2 1 3 3 3 9 माइनस में 9, 1 में से 8 घटाने पर 7 और 7 चौको 28 माइनस में 28। यहाँ पर कितना आएगा 8 और 2 10 10 25 50 यानी प्लस में 50। इस प्रकार से अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, जो अधिकतम चिन्ह का होता है उसी को पहले जो हल किया जाता है। देख रहे हैं माइनस वाला चिन्ह 2 बार आया है, इसलिए इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 9 8 17 और 9 8 17 और 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, ये ऐसे माइनस अब प्लस में 50। ठीक, अब यहाँ देखते हैं 1/2 गुणे कितना आएगा, 50 में से 37 निकाल दीजिए, 3 आएगा और 4 में 3 गया 1, 13 आ रहा है। देखिए गड़बड़ है, यहाँ पर 13 आना चाहिए या तो उसको 14 आना चाहिए। यहाँ कुछ देखते हैं, 7 चौको 28 हुआ है ना, तो मैं 28 लिखा है, 8 और 2 10 10 25 50। ठीक है, और ये 2 1 3 3 3 9। इसमें देखते हैं 8 2 10 25 50 यहाँ पर गलती है, इसको 50 नहीं, यहाँ पे 51 होगा। 10 25 50 और ये 51 और 51 में से यदि 38 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8 3 11 यानी कि 13 और यहाँ पर आएगा 13/2 वर्ग इकाई। इस प्रकार से ये भी आ रहा है 13/2 वर्ग इकाई। इस प्रकार से ये हल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। दोनों स्थिति में यदि ये माइनस चिन्ह आता तो हम लोग धनात्मक ही लिखते। ठीक, तो ये दोनों स्थिति में आप हल कर सकते हैं। या तो आप सारणी का प्रयोग करके मान को रखिए और या तो सूत्र की सहायता से आप हल कीजिए। दोनों स्थिति में एक जैसे आने वाले हैं। और साथ में यदि इन बिंदुओं को आप किसी भी क्रम में लेकर के हल करेंगे तो भी एक जैसा आंसर आएगा। और इसका मतलब है कि यदि 3,8 को हम इस x3 y3 मान लेते, इसको x1 y1
और इसको ऐसे रहने देते, इसको 5,1 को यहाँ x2y2 मान लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो अगर प्रश्नावली हल करते हैं। तो चलो बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं और बिल्कुल बेसिक और आराम से हल करेंगे, थोड़ी सी भी हड़बड़ी नहीं करना है। और आप दो तरीके से इसको लगा सकते हैं, जो हमने फार्मूला व्युत्पन्न कर दिया उस फार्मूले पर रख कर लगा सकते हैं, या इन सभी मानों को सारणिक में बदल करके भी हल कर सकते हैं। तो पहला यहाँ हल करते हैं, सिंपल सा और आराम से समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि इन बिंदुओं से हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 सारणिक में इन मानों को यहाँ हमें स्तंभों में लिख रहा हूँ, x1 x2 x3, यानी 1 6 4 1 6 4। दूसरी वाले स्तंभ में y1 y2 y3 0 0 3 को 0 0 3 को, और साथ में यहाँ पर 1 1 1 ले लेंगे। आप चाहें तो इसको पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में लिखें और तीसरी पंक्ति में 1 1 ले सकते हैं। जिस पंक्ति में 1 1 है या जिस स्तंभ में 1 1 है उसी के अनुदिश से आपको विस्तार करना है, या आप चाहें तो इसमें दूसरे स्तंभ के अनुदिश विस्तार कर सकते हैं। इससे जल्दी हल होगा, क्योंकि इस दूसरे स्तंभ में 2 अवयव 0 है और तीसरा 3 लिखा है, इसलिए 3 से संबंधित ही लेकर के हल किया जा सकता है। तो मैं इसी के अनुदिश विस्तार कर देता हूँ। C2 के अनुदिश विस्तार करने पर या प्रसार से तो C2 के अनुदिश प्रसार किया तो इससे संबंधित अवयव और पंक्ति को छोड़ेंगे। तो देखिए 0 और 0 से संबंधित सभी 0 हो जाएंगे। 3 से संबंधित इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस, तो लिख दिया यहाँ पर प्लस, यानी कि 1/2 × 3 पुस्तक में 3 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़िए ऐसे। 1 का 1 में गुणा 1 माइनस 6 का 1 में गुणा 6। अब इसको हल कर लेंगे। 1/2 गुणा 1 में से 6 घटाने पर -5, -5 का 3 में गुणा -15। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब ये आएगा माइनस में 15/2, ये वर्ग इकाई। और हमने कहा था कि जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको धनात्मक लेना है, तो हम इसका मापांक लेकर के निकालेंगे, यानी कि इस -15/2 का निरपेक्ष मान इसको ऐसे लिखा जाएगा। जैसे इसको मापांक में डालते हैं या निरपेक्ष मान लेते हैं, तो इसका भी निरपेक्ष मान हम लेते हैं, मतलब कि 15/2। ये इस प्रकार से वर्ग इकाई। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया आंसर। इसी प्रकार से एनसीईआरटी की किताब से प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन गिवन है, ये भी बिल्कुल बेसिक है। इसी प्रकार से आपको हल करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 सारणिक के अंदर 2 1 10, जो x1 x2 x3 है उनको 2 1 10 और 7 1 8 को दूसरे स्तंभ में ऐसे, और ये 1 1 1 रहेगा।
अब इसी के अनुदिश विस्तार करते हैं, तो C3 के अनुदिश प्रसार से, तो C3 से संबंधित 1 से संबंधित और प्लस होता है, और ये ऐसे 1 इंटू 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे। 1 का 8 में गुणा 8 माइनस 10 का 1 में गुणा 10, ठीक, माइनस इसका चिन्ह माइनस होता है, 1 लिखे और इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ दिए ऐसे, तो हमें मिलेगा 2 का 8 में गुणा और 10 का 7 में गुणा, 2 8 16 माइनस 10 7 70। फिर लगाया इस वाले संबंधित, इसका चिन्ह होता है प्लस 1 और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, तो आपको मिलेगा 2 का 1 में गुणा 2, यही बचेगा 1 की पंक्ति स्तंभ छोड़े, पंक्ति स्तंभ, तो 2 7 1 1 बच रहा, इनको आप वज्र गुणन से हल कीजिए। 2 का 1 में गुणा 2 माइनस 1 का 7 में गुणा 7, ये हुआ। अब इसको हल करना है, देखिए 1 में 2, ये कितना आएगा, 8 में से 10 किया -2, -2 का 1 में गुणा -2, फिर लगाया माइनस 16 में से 70 घटाइए, 16 में 70 का मतलब 70 में से 16 घटाएंगे, तो ये 6 4 10, 6 में से बन गया 5 54, -54 आएगा। अब -54 का 1 में गुणा +54, फिर लगाया प्लस। अच्छा यहाँ पे देखिए सबसे पहले माइनस है, प्लस से माइनस हो जाएगा, 2 में से 7 घटाएंगे तो -5, -5 का 1 में गुणा -5, ये वाह, ठीक। अब इसमें अधिकतम चिन्ह माइनस वाला है, तो इनको पहले जोड़ना है। 1 में 2 गुणा 2 और 5 -7, और ये 54 प्लस है, तो 54 प्लस है और 5 2 -7, यानी ऐसे इसको हल करने पर कितना आएगा, 7 7 14, 4 बचेगा 47, माइनस में 47 नहीं प्लस में 47, ये आया बराबर 47/2 वर्ग इकाई, ये आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा वर्ग इकाई तो लगाए हैं, हल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा यहाँ देखिए एक चीज़, आप जब भी ये मापांक लगाते हैं यानी निरपेक्ष मान लगाते हैं, तो ये जो हमने लिखा है इसको भी मापांक में बदल कर रखेंगे, ठीक है, ये भी हमें मापांक में बदल कर रखना है, तभी हमें मापांक लेने पर इसका मान धनात्मक प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर भी मापांक लगा देंगे, तो जैसे यहाँ पर -15 लिखा हो ना, तो ये सब मिला करके क्या देगा हमें, +15 देगा, यानी गुणे में ये पूरी वैल्यू मापांक लगाने पर 15 मिलेगा। इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ, ठीक। तो यहाँ यही वाला आंसर हम लिख देंगे, 15/2 धनात्मक वर्ग इकाई। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस बड़े कोष्ठक को हटा करके जब हमने मापांक लगाया है, तो इस मापांक के आधार पर ही इसका हम मापांक ले लेंगे। ये निरपेक्ष मान कहलाता है, जो अपने अंदर सभी को धनात्मक बना करके निकालता है। ये इस प्रकार से धनात्मक मान में आएगा 47/2 वर्ग इकाई, ठीक है। इस प्रकार से हल करेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी किताब का, ये भी बिल्कुल वैसे ही आपको लगाना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, जो भी बिंदु दिया गया है या तो आप सारणी से रख करके लगाएं या तो सूत्र की सहायता से। तो मैं इसको सूत्र की सहायता से लगा देता हूँ, ठीक। आप चाहें तो सारणी से भी लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर जो फार्मूला है उसको लिखेंगे x1 x यहाँ पर आता है क्या y2 माइनस y3 और यहाँ पर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ पर y1 माइनस y2। इसको याद करने का तरीका आपको क्या है, इस साइक्लिंग क्रम में आप याद कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 पहली बार जब 1 2 3 के संबंधित, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कैसे 1 2 3 का मतलब है x1 y2 y3, इसके नीचे जो अंक देख रहे हैं वो 1 2 3 इस क्रम में लिखा गया है। फिर इसको अगर आप उलटते हैं, यानी कि इस 1 को 2 के स्थान पर, 2 को 3 के स्थान पर, 3 को 1 के स्थान पर लिखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 3 1 2। तो यहाँ देख रहे हैं ना 3 1 2 है, 3 1 2 यहाँ 3 और ये 1 और ये 2, तो 3 1 2 यहाँ पर आ रहा है। इसको आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर दोबारा यहाँ पर देखिए, इसको क्रम उलट देंगे तो आपको मिलेगा 2 3 1, तो 2 3 1 यहाँ पर है, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, इधर उधर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तथ्य कैसे याद करेंगे, कोष्ठक से बाहर हमेशा x1 x2 x3 1 2 3 क्रम में रखिए, 1 2 3। और दूसरा, कोष्ठक के अंदर जब ये 1 है तो 1 के बाद 2 और 3 रहना चाहिए। बाहर x से संबंधित 2 है, 2 वाला, तो 2 के बाद 3 आता है, फिर 1 रखिए, क्रम बदल करके, ठीक है। 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, फिर वापस, फिर 3 है तो 3 के बाद क्या आता है, वापस 1, फिर 1 के बाद 2, और ये माइनस करके ही लिखना है। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखिए मान रखते हैं, इसका हम लोग मापांक लिए निरपेक्ष मान इस प्रकार से। तो आप जानते हैं ये कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, लेकिन किताब में इसको ऐसे ही बड़े कोष्ठक में लिखा गया है तो कोई फ़र्क नहीं है। 1/2। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर x1 x2 y1 y2 ये सब मानने का तरीका, आप चाहें तो किसी को भी x1 x2 y1 y2 x3 y3 मान सकते हैं। तो मैं इसी को क्रम से मान लिया, या आप समझिए यदि हम इसको लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3, ठीक है, कोई भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर रखते हैं x1 -2 इस प्रकार से, -2 कोष्ठक में y2 y3, y2 में से y3 यानी कि 2 में से -8 घटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, y2 का मान 2 रख दिए, माइनस लगाया, y3 का मान -8, और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गया, और ये लिखेंगे 8, ठीक, प्लस x2 3 है कोष्ठक में, y3 -8 माइनस ये y1 का मान -3, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस x3 कहाँ है -1, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1। अब यहाँ पर रखते हैं y1 की वैल्यू -3 माइनस इस सूत्र में, फिर y2 का मान 2 या और ये इस प्रकार से, बस इसको हल कर डालिए। 1/2 निरपेक्ष मान 8 और 2 10, 10 में 2 का गुणा कर दीजिए, माइनस में 20, 8 में से 3 घटाएंगे -5, -5 का 3 में गुणा -15, यहाँ -15 लिखा, 3 और 2 5, -5, -5 का -1 में गुणा प्लस में 5, ये हो गया इस प्रकार से। अब ये कितना आएगा, सबसे पहले इस माइनस वालों को हल करेंगे, तो माइनस को माइनस में जोड़ा जाता है, 20 और 15 35, बाहर 1/2, और ये निरपेक्ष मान में -35 और +5। अब 35 + 5 का मतलब माइनस में 30, और -30 का मापांक, -30 का निरपेक्ष मान, प्लस में 30, यहाँ लिख देंगे प्लस में 30, तो ये आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 15 वर्ग इकाई आ गया। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप नए वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जिससे उनका भी भला हो। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिए।